प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड को आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवलेंट और मेटेलिक। हमने उनके बारे में कांस्टेंट पार्टिकल्स और नेचर ऑफ द फोर्स उनके बारे में अपने स्टडी की थी। इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो और सोल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट 4 प्रॉब्लम्स के बारे में अपन ने पढ़ा था पीछे। 4 प्रॉब्लम बताई थी मैंने आपको। 5th प्रॉब्लम है नेक्स्ट, व्हाट इज क्रिस्टलाइट। कि क्रिस्टलाइट हैं वो क्या होते हैं। देखिए, आपने सॉलिड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो क्रिस्टलाइन और एक एमोर्फस। एक एमोर्फस जो सॉलिड होता है उसका छोटा सा पार्ट, उसके छोटे से पार्ट में आप पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखो तो उसमें आप ये देखोगे कि ज़्यादातर पार्टिकल्स हैं वो एक अरेंजमेंट के रूप में उपस्थित होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में। देखिए, इसमें ज़्यादातर पार्टिकल्स हैं, ये एरो के जो निशान हैं ये एक पार्टिकल को शो कर रहे हैं, या एटम या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई आयन को शो कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर पार्टिकल्स हैं वो देखिए एक रेगुलर अरेंजमेंट में है। तो एक एमोर्फस सॉलिड का एक छोटा सा पार्ट जिसमें पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में क्या हों, उपस्थित हों, उसे क्या कहा जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइट सॉलिड। देखिए, इट इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ एमोर्फस सॉलिड। एक एमोर्फस सॉलिड का छोटा सा पार्ट लिया गया है। इट इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ एमोर्फस सॉलिड which has regular arrangement like crystalline solid। ओके, 4th पार्ट देखे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 6, वाई ग्लास ऑफ विंडोज पैन ओल्ड बिल्डिंग बिकम थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो बहुत पुराने जो बिल्डिंग होती हैं उनमें जो ग्लास लगा हुआ होता है, खिड़कियों पे ग्लास लगा होता है, उसमें आप ऊपर टॉप वाला जो मतलब कॉर्नर जो देखोगे, ऊपर लास्ट ऊपर का कांच का ये जो विंडो है, देखिए एक विंडो है, विंडो, इस पे ग्लास लगा हुआ है, इस पे ग्लास लगा हुआ है। जब आप एक डिजिटल मीटर के द्वारा नापोगे तो आपको इस ग्लास का ये ऊपर वाला भाग, टॉप जो पार्ट है, वो आपको थोड़ा थिक मतलब पतला दिखाई देगा, और नीचे वाला जो है ये थोड़ा आपको मोटा दिखाई देगा। डिजिटल मीटर के द्वारा मापोगे तो नीचे वाला पार्ट है उसका वो थोड़ा ज़्यादा अधिक मोटा मिलेगा, जबकि ऊपर वाला है वो थोड़ा पतला मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था कि कांच जो होता है वो सुपर कोल्ड लिक्विड होता है और उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो भी अधिक होती, हाईली होती है। अर्थात जब यह गर्मियों के दिनों में अधिक गर्म हो जाता है तो इसके पार्टिकल्स हैं, ये जो कण हैं उसमें उपस्थित पार्टिकल्स, परमाणु उपस्थित हैं, ये परमाणु द्रवित अवस्था मतलब गर्म होकर के और नीचे की ओर शिफ्ट होते रहते हैं, द्रव की तरह नीचे की ओर प्रवाहित होते रहते हैं। लेकिन ये प्रवाह का गुण बहुत ही कम पाया जाता है, गति करने का गुण बहुत ही कम पाया जाता है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है ये पार्टिकल्स नीचे की ओर शिफ्ट होने में, काफ़ी साल लग जाते हैं। तो काफ़ी साल ये पहले की बिल्डिंग्स है उनमें ग्लास में उनमें बात की जा रही है कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है उसमें खिड़की में एक ग्लास लगा हुआ है, उसका ऊपर टॉप वाला जो पार्ट है वो थोड़ा आपको पतला दिखाई देगा और नीचे वाला थोड़ा है वो मोटा दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था क्यों जो ग्लास होता है वो सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, मतलब अतिशीतित द्रव होता है,
उनमें थोड़ा द्रवों के समान, द्रव लिक्विड, उनके समान थोड़ा प्रवाह का गुण पाया जाता है। तो ये इसमें पार्टिकल्स वो नीचे की ओर क्या होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। इसकी विस्कोसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें प्रवाह का गुण है वो बहुत ही कम होगा। बहुत कम होने के कारण काफ़ी साल लग जाते हैं। तो मेन आंसर उसका यही बनता है कि ये जो पार्ट समझने का तरीका है वो कि क्यों हो जाता है इनका ऊपर वाला भाग जो पतला और नीचे वाला भाग मोटा, कि जब ग्लास जो होता है वो गर्म होता है तो इसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर वाले भाग से नीचे वाले भाग की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए नीचे वाला भाग थोड़ा मोटा हो जाता है और ऊपर वाला भाग क्या होता है, थोड़ा पतला रहता है। और साइंटिफिक रीज़न उसका क्या है कि ये सुपर कोल्ड लिक्विड होता है और विस्कोसिटी जो होती है इसकी हाई होती है। क्लियर? देखिए, वाई ग्लास ऑफ विंडो fans of old building become thicker at the bottom at the top then at the top. Glass is a super cold liquid. ये याद रखना आपको, glass is a super cold liquid of high viscosity. Clear? Glass has property to flow due to which it become thicker at the bottom. तो बहुत पुरानी बिल्डिंग होती हैं उसमें ग्लास जो होता है वो ऊपर के भाग है वो पतला होता है, जबकि नीचे वाला भाग होता है वो मोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लास सुपर कोल्ड लिक्विड होता है और हाई विस्कोसिटी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, वाई विंडो पैनेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग लुक्स मिल्की। कि बहुत पुरानी बिल्डिंग होती है उसमें जो ग्लास लगा होता है वो हमें दूध या क्यों दिखाई देता है, दूध या क्यों दिखाई देता है? आपको थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने आपको कि जब वो ग्लास काफ़ी दिनों से धूप में रखा हुआ रहता है और सर्दियों के समय में वो ठंड में रहता है, तो होता क्या है एक्चुअल में कि ग्लास के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं, मतलब रेगुलर हो जाते हैं। और वैसे एग्जाम्पल किसका है ग्लास? एग्जाम्पल एमोर्फस क्रिस्टलाइन का है। तो जब ग्लास गर्मियों के समय में और गर्म होता है, जबकि सर्दियों के समय में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जब सनलाइट होती है उस समय वो उष्मा को ग्रहण करके थोड़ा नरम हो जाता है और पार्टिकल्स हैं वो दूसरी जगह पर शिफ्ट होते जाते हैं। जबकि वापस रात्रि के समय में जब वो ठंडा होता है तो वो एक निश्चित स्थिति पर क्या हो जाते हैं, पार्टिकल व्यवस्थित हो जाते हैं, अरेंजमेंट हो जाते हैं, जिस कारण से कांच में कुछ क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, क्रिस्टलाइन गुण आ जाते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ जो होता है, मैटर जो होता है, उसके गुण आ जाते हैं। इसलिए उसको मतलब इसलिए जो कांच है, पुराना कांच, वो मिल्की दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देने लगता है? मिल्की। देखिए, ड्यू टू अल्टरनेट हीटिंग, अल्टरनेट ए है, ड्यू टू अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग। अल्टरनेट का मतलब दिन के समय में तो क्या होगा, वो गर्म होगा और वापस रात्रि होगी उस समय क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। ये प्रक्रम हमेशा बार बार चलेगा। अगले दिन दोबारा फिर वो गर्म होगा, रात्रि के समय में फिर ठंडा होगा, उससे अगले दिन के समय में फिर गर्म होगा, रात्रि में फिर ठंडा हो जाएगा। इससे क्या होगा, उसमें अक्रिस्टलीय की बजाय, मतलब एमोर्फस की बजाय उसमें क्रिस्टलाइन गुण आ जाते हैं, करैक्टर आ जाते हैं। इसलिए वो सफ़ेद सफ़ेद रंग का दिखाई देने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि वो दूधिया रंग का दिखाई दे रहा है, मिल्की दिखाई दे रहा है। तो ड्यू टू अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग इन सनलाइट, ग्लास एक्वायर सम क्रिस्टलाइन करेक्टर, ग्लास एक्वायर सम क्रिस्टलाइन करेक्टर, सो लुक्स मिल्की। क्लियर? कि अल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग के कारण ग्लास जो होता है वो कुछ क्रिस्टलाइन करेक्टर्स है वो धारण कर लेता है, एक्वायर धारण कर लेता है। इसलिए सो
लुक्स मिल्की, ग्लास है वो मिल्की दिखाई देने लगता है। क्लियर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल जालक। कि क्रिस्टल लैटिस क्या है, क्रिस्टल जालक क्या है। क्रिस्टल जालक क्या है प्रिय विद्यार्थियों, हम जब किसी पार्टिकल्स को 3 डायमेंशनल स्पेस में और रेगुलर अरेंजमेंट में अपन उसको शो करते हैं तो एक बड़ी स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट होती है, उसी को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस को दूसरे वर्ड में बोलते हैं स्पेस लैटिस। द ज्योमेट्री प्रोड्यूस ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in the 3-dimensional space is called as a crystal lattice और space lattice। मतलब कि पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक रेगुलर अरेंजमेंट में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइन, वो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहा जाता है। मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल के रूप में शो कर रहा हूँ कि देखो अपना स्कूल है वो भी एक क्रिस्टल लैटिस है, स्कूल वो भी क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। आप कहोगे सर कैसे, मैं ये कहूँ कि स्कूल का निर्माण कैसे हुआ होगा, तो आप ये कहोगे कि सर स्कूल में बहुत सारे रूम हैं, वो एक अल्टरनेट क्रम में बनाए होंगे, अरेंज किए होंगे, XYZ तीनों दिशाओं में, वो XYZ है, तीनों दिशाएं हैं, उसी को 3 डायमेंशनल बोला जा रहा है। कि पहले एक लाइन बनाई गई, एक लाइन कैसे बनी, एक रूम को बार बार आगे की ओर रिप्रेजेंट किया गया, एक रूम को बार बार आगे की ओर रिप्रेजेंट किया गया, फिर ये एक्स लाइन है वो बन गई, इस लाइन में दूसरी तरफ इस लाइन में बनाया गया एक एक रूम, वो वाई दिशा बन गई, और फिर उनके ऊपर रूम के ऊपर और रूम बनाए गए अल्टरनेट क्रम में, वो कौन सी, एक्स हो गई जेड। इस प्रकार से एक एक रूम को बार बार दर्शाया गया, वो रूम आप एज ए पार्टिकल समझो ना, राइट है, क्या समझो अपने स्कूल वाले रूम को एक पार्टिकल, उस पार्टिकल्स को 3 डायमेंशनल में XYZ 3 डायमेंशनल में बार बार शो किया गया है, तो ऐसा करने से पूरे स्कूल का क्या हुआ, निर्माण हुआ, उसी को क्या बोला जा रहा है, क्रिस्टल लैटिस। देखिए ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस, ये लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस, ये लाइन कौन सी है, जेड एक्सिस। ऐसे हर पॉइंट पे मिलेंगे आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे। तो इन पार्टिकल्स को 3 डायमेंशनल में, इन पार्टिकल को 3 डायमेंशनल में एक रेगुलर अरेंजमेंट में क्या गया है, शो किया गया है। इस प्रकार से ये जो फॉर्मेशन हुआ है इस लैटिस का, इसको क्या नाम दिया गया है, क्रिस्टल लैटिस। क्लियर। तो इस पूरे पार्ट को क्रिस्टल लैटिस नाम दिया गया, पूरे पार्ट को क्रिस्टल लैटिस नाम दिया गया है। ओके, ये तो इसका एक पार्ट है जो आपको डार्क दिखाई दे रहा है, ये इसकी एक यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल जो एक बड़ी करके आपको दिखाई गई है, बड़ी करके दिखाई गई है। देखो एक रूम तो दिखाई दे रहा है आपको, एक रूम ये रहा, एक साइड में रूम रहा, फिर इनके पीछे रहा रूम, इसके ऊपर रहा रूम, इस प्रकार से पूरी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है ना। और इसी को क्या कहा जा रहा है, स्कूल। दैट मीन्स यहाँ क्या कहा जा रहा है उसको, क्रिस्टल लैटिस। द ज्योमेट्री प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। क्लियर। ये आपने NaCl की स्ट्रक्चर भी थी 11th में, सेम वही है क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट है यूनिट सेल। क्या है यूनिट सेल, क्या है यूनिट सेल, यूनिट इकाई। देखो ये यूनिट सेल है, क्या है ये, यूनिट सेल किसकी, क्रिस्टल लैटिस की। जो एक पार्ट है, सिंगल पार्ट, उसको यूनिट सेल बोला जा रहा है। तो यूनिट सेल क्या है, ये देखिए, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड ए यूनिट सेल। क्लियर। इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है,
क्रिस्टल लैटिस का, ये पूरा क्या है, क्रिस्टल लैटिस, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ही क्या कहलाएगा, क्रिस्टल, सॉरी यूनिट सेल। तो द स्मॉलेस्ट पार्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है, उसमें 2 करेक्टर्स होते हैं। इट हैज़ 2 करेक्टर्स, कि इसमें 2 करेक्टर्स होते हैं। क्या? फर्स्ट, ईच यूनिट सेल हैज़ 3 एक्सियल लेंथ, कि इसमें 3 एक्सियल लेंथ होते हैं। कौन से? ए, बी और सी। ये देखिए एक पॉइंट देखो, जैसे ये पॉइंट लिया अपने, ये लाइन, ये पॉइंट, इसमें देखिए कितने एक्सिस हैं, 3 एक्सिस हैं, 1 2 3। मान लिया इस एक्सिस को आप ए नाम दे रहे हो, तो इसको क्या नाम दोगे, बी, तो इसको क्या नाम दोगे, सी। तो इसमें 3 लेंथ होते हैं, ए बी सी। आप इसको देख लो चाहिए, तो इसमें ये ए, ये कौन सी हो जाएगी, बी, और ये कौन सी हो जाएगी, सी। कोई भी लाइन को देखो, इस लाइन को देख लो, इस पॉइंट को देखोगे, कॉर्नर को, तो ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये ए लेंथ हो गई, ये बी वाली लेंथ हो गई, और ये सी। तो ईच यूनिट सेल हैज़ 3 एक्सियल लेंथ ए बी सी। ईच यूनिट सेल हैज़ 3 एक्सियल एंगल, कि प्रत्येक यूनिट सेल है उसमें 3 एंगल होते हैं। वो एंगल देखिए, ए बी सी दूरी जो होती है, ए बी सी लेंथ है, इसमें बीच में जो एंगल है वो एंगल 3 है। एक ये एंगल, ये अल्फा, ये दूसरा एंगल बीटा, और ये तीसरा एंगल गामा। तो ये प्रत्येक यूनिट सेल में 3 एंगल होते हैं। तो ये इट हैज़ 2 करेक्टर्स हो गए इसका, 3 तो लेंथ ए बी सी, और 3 ही एंगल अल्फा बीटा गामा। इस पार्ट को दिखाया गया है, इस पार्ट को दिखाया गया है। ये जो यूनिट सेल है, ये इसका, ये पूरी यूनिट सेल, इसका एक पार्ट को शो किया गया है यहाँ, देखिए ये राइट है। ये दूरी ए, ये दूरी बी, ये दूरी सी, ये एंगल अल्फा, ये वाला बीटा, और ये वाला गामा। बनाओगे कैसे आप इसको, ये बनाना, ऐसे ऐसे। ये यूनिट सेल है, इसका आप एक कॉर्नर ये देखिए, ये लेंथ ए, ये लेंथ बी, और ऊपर वाली ये लेंथ सी। 3 लेंथ हो गए इसमें। इस एक पार्ट को खोल के देखोगे तो 3 एंगल हो गए इसमें, एक ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, 2, और एक एंगल ये, 3 एंगल हो गए इसमें, 3। एक इसका नाम अल्फा, तो इसका नाम बीटा, तो इसका नाम गामा। नाम कैसे दे सकते हैं अपन कोई सा एंगल को, अल्फा बीटा गामा। क्लियर? डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और पढ़ना।